चालू है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। मिनरल्स का तात्पर्य खनिज लवण से है। खनिज लवण के बारे में बात करेंगे कि खनिज लवण हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है या उसके हमारे शरीर में क्या कार्य है। फिर हम लोग टॉपिक पे आते हैं। मिनरल्स की बात करें, खनिज लवण की। ये हमारा चौथा है। चार हम लोग ने देख लिया था, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट। थर्ड थर्ड देख लिया था। फोर्थ हमारा खनिज है। तो जो हमारे शरीर का 96% भाग है, हमारे शरीर का भार 96% या कार्बोज प्लस प्रोटीन प्लस फैट एंड प्लस वाटर से मिलकर बना है 96%। और 4% हमारे शरीर का भाग, हमारे शरीर का 4%, कितना, ओनली केवल 4% खनिज लवण से मिलकर बना है। खनिज लवण से मिलकर बना है। खनिज लवण एक अकार्बनिक तत्व है। क्या है? अकार्बनिक तत्व है। हम इसे अकार्बनिक तत्व क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कार्बन की उपस्थिति नहीं पाई जा रही है। प्रोटीन में हमारा कार्बन की उपस्थिति पाई जाती है, इसलिए इसे कार्बनिक तत्व। कार्बोहाइड्रेट में पाई जाती है कार्बनिक तत्व, और फैट में भी पाई जाती है तो कार्बनिक तत्व। लेकिन हमारा खनिज लवण में कार्बन नहीं पाया जाता है, इस वजह से हम इसे अकार्बनिक तत्व या पदार्थ के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स और वाटर, जितना ये आवश्यक है 96%, उतना ही हमारे शरीर के लिए 4% हमारा खनिज लवण भी आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। गुड इवनिंग प्रियंका जी। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं जो हमारा खनिज लवण है। मिनरल्स की बात हो रही है, खनिज की। से किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। खनिज लवण से क्या होती? ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, या वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। हमारे शरीर में 24 प्रकार के, कितने? 24 प्रकार के, 24 प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। खनिज लवण का जो मुख्य कार्य होता है, जो खनिज लवण का मुख्य कार्य होता है, ये क्या करता है? शरीर के अनेक उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है। क्या करता है? शरीर के अनेक उपापचयी, या हम इसे चयापचयी भी कहते हैं, मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है। उपापचयी, शरीर के अनेक उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है। कौन? खनिज लवण। चयापचय के मेटाबॉलिज्म क्या है? तो हमारे शरीर में पदार्थों का टूटना और नए पदार्थों का निर्माण करना ही हमारा क्या? चयापचय है, जिसे हम उपापचय मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं। ये भी हमारा दो प्रकार का, एक अपचय और एक उपचय के नाम से जाना जाता है। हम इसमें देख रहे थे कितने परसेंट था हमारे शरीर में? 4%।
4% की बात हो रही थी, क्या था? अकार्बनिक तत्व था, अकार्बनिक तत्व हमारे शरीर में किसका कार्य कर रहा था? उत्प्रेरक का। ये सब इसके मेजर है, इंपॉर्टेंट है जो हमारे शरीर में इसका रोल है। के बाद देखते हैं इसमें हम, यह तत्व जल जाते हैं और जलने के बाद जो इनसे राख मिलती है, यहाँ पे लिख देते हैं, यह तत्व खनिज लवण की बात हो रही है। हमारे शरीर में ऊर्जा किससे मिल रहा है? वो ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से मिल रहा है ना, पोषक तत्वों से मिल रहा है, पोषण तत्वों से मिल रहा है ऊर्जा, पोषण तत्वों से तो जिन पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा मिला, पहले वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, जाकर के वो जल जाते हैं, जल जाते हैं। जल जाते खनिज लवण के कारण, और जल जाने पर, जल जाने पर जो राख, जल जाने पर हमें राख की प्राप्ति होती है, जिसे ऐश के नाम से भी जानते हैं। राख की प्राप्ति होती है, जिसे ऐश के नाम से जानते हैं, या जिसे ऐश कहते हैं, ऐश। ये इसके हमारे क्या प्राप्त हो रहे हैं? ऐश के प्राप्त हो रही है, लवण की बात हो रही है। इसमें इतना हो गया, यहाँ पे लिख देते, बच जाती है। चलिए, हमने इतना देखा कि खनिज लवण एक अकार्बनिक तत्व। अकार्बनिक तत्व क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन की क्या है, अनुपस्थिति पाई जा रही है। कार्बन की अनुपस्थिति की वजह से अकार्बनिक तत्व, जैसे कि हमारा प्रोटीन में कार्बन की उपस्थिति पाई जाती है तो कार्बनिक तत्व कार्बनिक पदार्थ के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन का तत्व पाया जाता है, इसे भी कार्बनिक तत्व के नाम से जानते हैं। फैट में भी पाया जाता है, उसे भी कार्बनिक तत्व के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारा खनिज लवण में कार्बन नहीं पाया जाता, इसलिए हम इसे अकार्बनिक तत्व के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर में 4% भाग, हमारे शरीर का जो 96% तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और जल से बन रहा है, लेकिन जो 4% हिस्सा है यह हमारा खनिज लवण से बन रहा है, जिसे मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं। और यह क्या करता है? हमारे शरीर में उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि खनिज लवण कि हमारे खनिज तत्व कितने प्रकार के होते हैं। खनिज तत्व, तो खनिज तत्व 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। टोटल कितने हो रहे थे? 24। वहां पे खनिज के कितना, लेकिन यहाँ पे हमें से क्या करना, डिवाइड करना। उन 24 को देखेंगे कौन से हमारे प्रथम में, कौन से हमारे द्वितीयक में है, क्योंकि हम उन्हें 2 भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जो हमारा पहला होता है मैक्रो, मुख्य या प्रमुख, मैक्रो या मुख्य या मेजर, मुख्य प्रमुख भी हो जाएगा, प्रमुख की बात भी कर लेते हैं। इनका कार्य हमारे शरीर में क्या होता है, ये हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास का कार्य करते हैं। जो हमारे प्रमुख है, पहला हमारा ये हो जाएगा, और सेकंड हम जैसे द्वितीयक, गौड़ या माइक्रो, द्वितीयक, गौड़ या माइक्रो या ट्रेस के नाम से भी जानते हैं।
पहला हमारा मैक्रो मुख्य मेजर में प्रमुख, जिसकी हमारे शरीर में क्या है बहुत ज्यादा अधिक आवश्यकता होती, वो हमारे माइक्रो या मुख्य मेजर में आते हैं। और जिसकी हमारे शरीर में आवश्यकता तो कम होती है, आवश्यकता तो कम होती है लेकिन जरूरत बहुत होती है, वो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन्हें हम किस में रखते हैं, द्वितीयक में, गौड़ में, माइक्रो में या ट्रेस में रखते हैं। यहाँ पे हम प्राथमिक भी लिख सकते हैं। प्राथमिक भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये हमारे जो प्रथम होते हैं, जो मैक्रो की बात हो रही है, जो मुख्य की बात हो रही है, जो मेजर की बात हो रही है, इनका हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, ये हमारे शरीर में वृद्धि और विकास का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, हमारे शरीर में शरीर में वृद्धि और विकास का कार्य करते हैं, और विकास का कार्य करते हैं। ऐसा करते यहीं पे लिख देते हैं। वृद्धि और विकास का कार्य करते हैं। संख्या में कुल, संख्या में 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। 7 कौन से हो रहे हैं, मुख्य की बात हो रही है, मेजर की बात हो रही है, प्रमुख की बात है, जो हमारे शरीर के लिए क्या है बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पे हम इनके नाम देखते हैं। सबसे पहले इसका एक शॉर्ट देखते हैं, कैप्कस, NaCl-Mg। ये एक ट्रिक है कि हमें इसे 7 का नाम कैसे याद, कैप्कस, क से पहले हमारा हो जाता है कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, और Mg से हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ये टोटल हमारे 7 है, जो कि मेजर है, प्रमुख है, जो कि हमारे शरीर में इनकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा हमारा कैल्शियम और फास्फोरस की। तो इसमें हमारा जो कैप्कस था NaCl नमक, तो क से हमारा हो गया कैल्शियम हो गया, फिर पोटेशियम, फिर फास्फोरस, स से हमारा सल्फर हो गया, Na से हमारा सोडियम हो गया, Cl से क्लोरीन, और NaCl नमक का भी सूत्र, और Mg से हमारा मैग्नीशियम। और ये हमारे मेजर है, प्रमुख है, जो प्रमुख हमारे खनिज लवण है हमारे शरीर के लिए क्या है बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेकंड की बात करते हैं, द्वितीय की। 7 हमारे पहले हो गए, तो अब हमारे कितने बचे, 17, क्योंकि टोटल कितने 24 प्रकार के हो रहे थे, तो अभी हमारे कितने बचे, 17। यह हमारे शरीर में क्या करते हैं, नियंत्रण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, नियंत्रण का, शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। इन्हें हम गौड़, द्वितीयक या माइक्रो, गौड़, द्वितीयक, माइक्रो या ट्रेस खनिज लवण कहते हैं। खनिज लवण या खनिज तत्व, इनका हमारे शरीर में कार्य शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करना, शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करना, कुल संख्या इनकी कुल 17 होते हैं। कितने, 17 हमारे गौड़ होते, द्वितीयक होते, माइक्रो होते, ट्रेस होते, जिनकी हमारे शरीर में अल्प मात्रा में लेकिन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।
इसमें हम पहला देखते हैं आयरन। किसकी बात कर रहे हैं? आयरन की बात कर रहे हैं। सेकंड देखते हैं कोबाल्ट, मैग्नीज, कोबाल्ट, मैग्नीज। और फोर्थ की बात करते हैं इसमें हम क्रोमियम, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, तांबा, तांबा या जिसे कॉपर कहते हैं, क्या कह रहे हैं? कॉपर कह रहे हैं, तांबा। इसके बाद हम इसमें बात करते हैं एल्युमिनियम, तांबा, ब्रोमीन, आयोडीन, जिंक, इसकी बात की, ब्रोमीन की बात की, आयोडीन की बात की, जिंक की बात की, फ्लोरीन, सेलेनियम, फ्लोरीन, फ्लोरीन, सेलेनियम। अब इसके बाद इसमें देखते हैं आर्सेनियस, सिलिकॉन, किसकी बात है? आर्सेनियस, सिलिकॉन। इसके बाद इसमें देखिए वेनेडियम, कैडमियम, निकिल, निकिल, जस्ता। ये देखिए निकिल और जस्ता है, जिसे जिंक के नाम से भी जानते हैं। तेरह, 17। जो हमारे गौण है टोटल कितने? 17। तो कुल हमने आपको बताया था 24, 7 प्लस 17 बराबर 24। खनिज तत्व के प्रकार थे। ये हमारे टोटल 24 है। इनकी हमारे शरीर में अभी हम लोग इसके बारे में बता चुके हैं कि कितनी आवश्यकता, बिल्कुल अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। अब इसका हम कार्य देखते हैं। कार्य को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। हमने 17 देख लिया, तो पूरा पहला था हमारा आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर मैग्नीशियम, क्रोमियम, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, फिर तांबा,
हमने इसे नियंत्रण के अंतर्गत देखा, जिसमें मेन था खनिज रक्त का जो क्या कहते हैं पीएच मान 7.4 होता है, रक्त का पीएच मान 7.4, रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। किसके कारण? रक्त का जो पीएच मान 7.4 होता है किसके कारण? खनिज लवण के कारण होता है, खनिज लवण के कारण। और ये हमारा क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। तो हमने दो कार्य देखे, कितने खनिज निर्माण की क्या कहते हैं, दो कार्य देखे। पहला हमारा था निर्माणात्मक और दूसरा पहला हमारा देखा था निर्माणात्मक, दूसरा था नियंत्रण नियामक या निगमनात्मक की बात हो रही थी। पहला जो कार्य कर रहा था इसमें शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक हो रहा था, जैसे कि दांतों के विकास में या दांतों के निर्माण में कैल्शियम, हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसके बाद क्या कहते हैं मांसपेशियां भी देखा जाता है। फिर इसमें हार्मोन्स के निर्माण में, हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी सहायक होता है। सेकंड की बात करते हैं नियंत्रण। नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग की बात हो रही है। क्या करे खनिज लवण का जो हमारा सेकंड है, सेकंड उसका कार्य वह क्या करे, चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जैसे रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। खनिज लवण में रक्त का थक्का जमने में सहायक कैल्शियम होता है। कैल्शियम एक ऐसा खनिज है, एकमात्र एक ऐसा खनिज लवण है जो रक्त का थक्का जमने में क्या होता है, सहायक होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। एंजाइमों की क्रियाओं के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। अम्ल एवं क्षार को क्या करता है, अम्ल एवं क्षार की जो क्या है उसको बैलेंस बनाए रखता है। इसका लास्ट जो होता है इसमें मांसपेशियों की प्रसारण मतलब फैलाव, चीजों को क्या कर फैलाना और उसके बाद फिर उसको सिकुड़ना, प्रसारण और फैलाव के संकुचन में क्या हो रहा है, सहायक हो रहा है। जो हमारे रक्त का पीएच मान होता है 7.4 ये हमारा क्षारीय होता है। 7 से अगर ऊपर हो गया तो अम्लीय हो गया, केवल 7 होता है तो उदासीन माना जाता है। तो ये किसके कारण होता है, खनिज लवण के कारण होता है। ये ध्यान रखेंगे कि रक्त का थक्का जमने में सहायक केवल एक हमारा होता है जो कि कैल्शियम। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कैल्शियम ही बस है ओनली, 24 में केवल कैल्शियम की बात हो रही है। अब देखते हैं संरचना के आधार पे, संरचना के आधार पे इसे यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तीन भागों में पहला इसमें हमारा होगा स्वतंत्र रूप। किसमें? स्वतंत्र रूप में। सेकंड यौगिक रूप में। थर्ड कार्बनिक रूप में। इतने प्रकार से खनिज लवण हमारे शरीर में पाए जा रहे हैं कार्बनिक रूप में। स्वतंत्र की बात हो रही है। स्वतंत्र में इसमें हम लोग देखते हैं, स्वतंत्र में सबसे पहले हमारे आ जाते हैं जैसे कैल्शियम हुआ, फास्फोरस हुआ, पोटेशियम हुआ। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम। गुड इवनिंग सुनीता जी। पोटेशियम, फिर क्या मतलब कोबाल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट, मैग्नीशियम। ये हमारे शरीर में स्वतंत्र रूप से पाए जा रहे हैं। किस रूप में? स्वतंत्र रूप में। कैल्शियम फास्फो हमारे शरीर में कार्य करने के लिए बिल्कुल ही स्वतंत्र है। इन्हें किसी भी प्रकार से किसी भी और खनिज लवण की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल फ्री होकर के हमारे शरीर में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। सेकंड की अगर हम लोग बात करते हैं, यौगिक की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, दो खनिज लवण एक साथ मिलते हैं। दो खनिज लवण एक साथ मिलते हैं, जिन्हें हम यौगिक कहें। यौगिक से ही समझ में आ रहा है कि चीजों का आपस में क्या हो रहा है, जुड़ाव की बात हो रही है, जोड़ने की बात हो रही है। तो ये हमारा
यौगिक हो गया। इसमें हम देखते हैं हमारा जैसे कैल्शियम फास्फेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, और सोडियम क्लोराइड हो गया इसमें। ये हमारे 3 हैं, और भी बहुत सारे इसमें। जैसे क्या हो रहा है, 2 खनिज लवण के एक साथ मिलते हैं तो हमारे यौगिक रूप में प्राप्त होते हैं। थर्ड की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा कार्बनिक यौगिक होता है, इसमें एक मिनरल्स और एक कार्बनिक पदार्थ होता है। एक मिनरल्स प्लस एक कार्बनिक पदार्थ। एक मिनरल्स और एक कार्बनिक पदार्थ मिलकर के क्या कर रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि इसमें हम देखते हैं फास्फोलिपिड, सल्फर लिपिड, और सल्फर लिपिड। हमने 3 देखा संरचना के आधार पे। पहला हमने स्वतंत्र देखा, फिर हमने यौगिक देखा, कार्बनिक स्वतंत्र के रूप में देखा कि जो भी हमारे खनिज लवण है ये हमारे शरीर में कार्य करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। यौगिक में हमने देखा कि 2 खनिज लवण आपस में जुड़ करके खनिज का, यौगिक खनिज का निर्माण कर रहे हैं। तो मतलब इन्हें कार्य करने के लिए हमारे शरीर में एक दूसरे की आवश्यकता है। केवल खनिज की बात हो रही है, किसी और तत्व की बात नहीं हो रही है। जैसे कि कैल्शियम फास्फेट मतलब फास्फोरस की बात हो रही है, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है। थर्ड की हम बात करते हैं कार्बनिक के रूप में, तो इसमें हमारा एक मिनरल्स मतलब एक खनिज लवण, जितने हमारे 24 हैं उसमें से कोई एक खनिज लवण और एक कोई कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ का तात्पर्य यहाँ पर इससे, जैसे कि कोई प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, उनमें से कोई एक पदार्थ और एक कोई मिनरल्स हमारा मिलकर के कार्बनिक रूप में क्या कर रहे हैं, मिनरल्स का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि फास्फोलिपिड की बात हो रही है, सेकेंड सल्फर लिपिड की। फास्फोरस हमारा क्या है, खनिज लवण है, और लिपिड्स हमारे फैट है। सल्फर हमारा क्या है, खनिज लवण है, लिपिड्स हमारे क्या है, फैट है। तो मिलकर के क्या करें, कार्बनिक रूप में निर्माण करें। ये संरचना के आधार पे हमारे खनिज लवण थे। अब हम इसके बाद इसके आगे इसमें देखते हैं यहाँ तक हमने पूरा देख लिया कि खनिज लवण क्या है, हमारे शरीर में किन रूपों में पाया जा रहा है, कैसे स्वतंत्र है, यौगिक है, कार्बनिक के रूप में क्या उसके हमारे शरीर में कार्य हैं, और कौन कौन से हमारे खनिज लवण के प्रकार होते हैं। सबसे पहले हमने प्राथमिक का सिंपल सा देखा था, जो हमारा पहला था प्राथमिक था, जिसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो के भी नाम से जान रहे थे, प्राथमिक के भी नाम से जान रहे थे, मुख्य के नाम से जान रहे थे, मेसर के नाम से जान रहे थे। सिंपल से उसका एक शॉर्ट था कैप्कस NaCl NaCl नमक का हमारा सूत्र होता है। कैप्कस कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर की। NaCl Na से हमारा सोडियम, Cl से क्लोरीन और Mg से मैग्नीशियम। साथ हमारे याद है, फिर जितने भी हमारे ऑप्शन में जैसे कभी कभी पूछ लेते ना कौन से हमारे आवश्यक है कौन से नहीं है, तो 17 हमारे क्या थे, द्वितीयक थे। द्वितीयक में सबसे पहली बात हमें ट्रेस शब्द याद रखना है, क्योंकि ट्रेस में क्या होता है, ट्रेस का अर्थ है हमारे शरीर में कम मात्रा की आवश्यकता है लेकिन बहुत ही ज्यादा वो हमारे लिए जरूरी है। वो टोटल कितने थे, 17 थे। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कैल्शियम की। सबसे पहले हमारा किसका है, कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर के कुल भार का लगभग 4% तो खनिज लवण होता है। शरीर के कुल भार का 4% क्या होता है, खनिज लवण। जिसमें से 2% हमारा कैल्शियम ही हो जाता है। कितना, 2%।
2% कैल्शियम हो जाता है, 2% कैल्शियम, और 1% फास्फोरस, फास्फोरस, और 1% अन्य खनिज लवण। तो सबसे ज्यादा हमारे शरीर में खनिज लवण कौन सा पाया जा रहा है? कैल्शियम पाया जा रहा है। कितना परसेंट पाया जा रहा है? 2% पाया जा रहा है। 2%। शरीर में शरीर में शरीर में कैल्शियम का कुल जमा, शरीर में कुल जमा कैल्शियम का लगभग 99%, लगभग 99%। कितना? 99% अंश हड्डियों एवं दांतों में रहता है। अंश हड्डियों एवं दांतों में रहता है। और 1% हर जगह, 99.1% शरीर के अन्य भागों में। वन परसेंट शरीर के अन्य भागों में। ये हमारा कैल्शियम था कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कैल्शियम का, सबसे ज्यादा खनिज लवण कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 2% पाया जाता है। और इसका 90% हमारे शरीर के अस्थियों एवं दांतों में, और 1% जो कितना होता है अन्य भागों में पाया जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कैल्शियम के कार्य देखेंगे। तो सबसे पहले इसका कार्य तो है कि हड्डियों का क्या करना? निर्माण करना। हड्डियों का निर्माण करना। फिर दांतों के निर्माण में भी सहायक होता है। क्योंकि 99% हमारा हड्डियों एवं दांतों के में भाग में ही पाया जा रहा था ना, 1% हमारे शरीर के अन्य भागों में पाया जा रहा था। फिर एंजाइम की क्रिया में सक्रियता प्रदान करना। एंजाइम की क्रिया में क्या करना है? एंजाइम की क्रिया में सक्रियता प्रदान करना। इसके बाद इसमें हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं नाड़ी संस्थान को संवेदनशीलता। नाड़ी संस्थान को संवेदनशीलता को व्यवस्थित करना। ये सब हमारे कैल्शियम के क्या है? कार्य हैं। इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं मांसपेशियों के संकुचन पर भी नियंत्रण करना।
हृदय की गति को भी नियंत्रित करना इसका कार्य है। हृदय की गति को क्या करना, नियंत्रित करना। और इसका लास्ट एंड महत्वपूर्ण जो इसमें था कार्य, क्या कहते हैं, पैराथाइड ग्रंथियों के सही कार्य के लिए आवश्यक है। पैराथायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों के लिए, ग्रंथि के सही कार्य के लिए आवश्यक है। कौन, कैल्शियम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कैल्शियम की बात हो रही है कि पैराथाइड ग्रंथि में, ग्रंथियों में क्या करें कि सही कार्यों के लिए आवश्यक है। हृदय की गति को क्या करें, नियंत्रित कर, और साथ ही साथ हमारे दांतों और हड्डियों के विकास में भी, सह निर्माण में भी सहायक है। और एंजाइम्स की क्रिया में भी क्या है, सक्रियता का रूप प्रदान करे, किसका, सक्रियता की बात करें। और नाड़ी संस्थान को क्या करे, संवेदनशीलता, किसकी, संवेदनशीलता को व्यवस्थित कर रहा है। और मांसपेशियों के संकुचन, किसकी, संकुचन की बात हो रही है, अब सिकुड़ने की बात हो रही है। और हृदय की गति को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। से हृदय की गति का नियंत्रित करें, कैल्शियम के सिवा और भी जो मिनरल्स है, पोटेशियम, ये सब का कार्य है, लेकिन कैल्शियम क्या करता है, सहायक के रूप में कार्य करता है। और पैराथायराइड ग्रंथियों के सही कार्यों के लिए क्या है, आवश्यक है। ये हमारे कैल्शियम के क्या है, कार्य हैं। अब इसके बाद कैल्शियम के कार्य के बाद हम देखेंगे कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां, रोग। कमी से रोग, किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से रोग। सबसे पहले हम इसमें शिशुओं में देखेंगे, किसमें, शिशुओं में या शैशवावस्था में। शैशवावस्था में सबसे पहले कैल्शियम की कमी से बीमारी देखें। इसमें देखेंगे रिकेट्स या रोजरी, रिकेट्स जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं, रिकेट्स। रिकेट्स, रोजरी जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं, ये हड्डियों में क्या करते हैं, कैल्शिफिकेशन नहीं होता। हड्डियों में कैल्सिफिकेशन कैल्सिफिकेशन नहीं होता। इसमें शैशवावस्था, जब बच्चा क्या कहते हैं, छोटा है, शिशु है, तो उसकी हड्डियों में कैल्सिफिकेशन नहीं होता है। तो उसकी छाती जो होती है, तो उसकी जो छाती होती है कबूतर के आकार की हो जाती है, बाहर निकल जाती है। पैर धनुषाकार, पैर क्या हो जा रहे हैं, धनुषाकार हो जा रहे हैं। प्रेजेंट चेस्ट के भी से हम नाम से जानते हैं। हड्डियां हमारी किसके आकार की, धनुषाकार की हो जाती है। कब, जो हमारे बच्चे की छाती होती है वो कबूतर के आकार की, जिसे हम प्रेजेंट चेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और पैर हमारा धनुषाकार। छोटा जो हमारा शिशु होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम के अगर अभाव पाया जाता है, तो जब कैल्शियम का अभाव पाया जाएगा तो उसकी हड्डियां सही से विकसित नहीं होंगी, नहीं कार्य करेंगी। तो यहाँ पे जो उसके पैर होते हैं धनुषाकार के हो जाते हैं, जैसे हम लोग ने कबूतर को देखा ना, बिल्कुल वैसा ही। कैल्सिफिकेशन का अर्थ होता है कैल्शियम का जमाव नहीं होना।
कैल्शिफिकेशन का अर्थ है कैल्शियम का जमाव ना होना। कैल्सिफिकेशन तो ये हमारे किस में पाया जाता है? शैशवावस्था, यानी शिशुओं की बात हो रही है। सेकंड हम बात करते हैं प्रौढ़ावस्था की। कि प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से सबसे पहले ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी प्रौढ़ावस्था में होती है। ऑस्टियोमलेशिया का अर्थ होता है सूजन आ जाना, लालिमा पड़ जाना, या हड्डियों का क्या करना, ठीक प्रकार से सही तरीके से विकास ना होना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कैल्सिफिकेशन हो जाता है। थोड़ी सी चोट लगने पर क्या होती है? हड्डियां टूट जाती हैं। थोड़ी सी चोट लगने पे जब कैल्शियम ऑस्टियोमलेशिया जैसी बीमारी हो जाती है, तो जब थोड़ी सी चोट लगती है तो उसमें क्या होता है? हड्डियां आसानी से हड्डियां आसानी से क्या हो रही हैं? टूट जाती हैं। से ये हमें पता है कि थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, इसमें भी कैल्शिफिकेशन जो नहीं हो रहा है सही मात्रा में प्रौढ़ावस्था में। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं वृद्धावस्था की। किसकी? वृद्धावस्था के। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है। कौन सी? ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। सिस इस उम्र में क्या होती है? हड्डियां, हम ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियां नरम होती हैं। कहीं भी अचानक से थोड़ी चोट वोट लग जाती है तो हड्डियां टूट जाती हैं। नरम होना या दरारें पड़ना, दरारें पड़ना। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? कैल्सिफिकेशन नहीं हो रहा ना। तो कैल्सिफिकेशन का क्या हो रहा है? अभाव पाया जा रहा है, कैल्शियम का अभाव पाया जा रहा है। तो हड्डियां क्या होगी? नरम हो गई, आसानी से कहीं भी चोट लगेगी तो टूट जाएंगे। किस अवस्था में? वृद्धावस्था में ऐसा होता है। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं। इससे एक टिटेनी नामक बीमारी भी होती है। कौन सी? टिटेनी। टिटेनी रोग भी हमारा किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। जैसे मांसपेशियों में ऐठन वैठन मरोड़ हो जाता है, वो हमारा टिटेनी नामक रोग होता है। अब कैल्शियम की अधिकता से हाइपर कैल्सिया नामक बीमारी हो जाती है। कैल्शियम की अधिकता से, इससे अधिकता से हाइपर कैल्शीमिया, हाइपर कैल्शीमिया नामक बीमारी हो जाती है। कमी है तो भी बीमारी हो रही है, और इसकी अधिकता है तब भी बीमारी हो रही है। कमी में क्या हो रहा था? शिशुओं में अलग हो रहा था, प्रौढ़ों में अलग होता, वृद्धा में अलग होता। और जब इसकी अधिकता है तो हाइपर कैल्सीमिया। और एक इसकी बीमारी होती है मिक एल 9 सिंड्रोम, मिल्क एल 9 सिंड्रोम। ये कैल्शियम की अधिकता से इसकी बीमारी होती है। अब हम इसमें देखेंगे कि कैल्शियम के अवशोषण में सहायक कौन कौन से, कैल्शियम के सहायक कौन कौन सा होता है। अवशोषण में सहायक
कुछ हमारे पदार्थ है जो कैल्शियम के क्या कहते हैं, अवशोषण में सहायक होते हैं, जैसे कि हमारा प्रोटीन हो गया, विटामिन डी हो गया, लैक्टोज हो गया, प्रोटीन, विटामिन डी, लैक्टोज, तीन, प्रोटीन, विटामिन डी, लैक्टोज, और इसके साथ ही एक हमारा है फास्फोरस, पैराथाइड ग्रंथि भी, जिससे हार्मोन्स जो निकलता है। ग्रंथि में जिससे क्या हो रहा है, हार्मोन्स का श्रावण हो रहा है, हार्मोन्स निकल रहा है। ये सभी हमारे क्या है, हमारे क्या कहते हैं, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होते हैं। प्रोटीन में हमारा होता है लाइसिन, प्रोटीन में कौन सी, लाइसिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रोटीन में। और विटामिन डी है ही, और साथ में विटामिन डी भी हमारी हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। लैक्टोज भी, क्योंकि दूध में कैल्शियम की मात्रा सबसे अच्छी पाई जाती है। और पैराथाइड ग्रंथि से जो हार्मोन्स का स्रावण हो रहा है वो भी हमारे कैल्शियम के अवशोषण में क्या हो रहा है, सहायक हो रहा है। अब इसके बाद हम इसमें बात करते हैं कि कौन सा इसमें अवशोषण जो होता है, कि अवशोषण में क्या कहते हैं, बाधा उत्पन्न कर रहा है। कैल्शियम के अवशोषण में बाधा, अवशोषण में क्या कर रहा है, बाधा। अभी तक तो सहायता कर रहा था अवशोषण में, बाधा। तो एक हमारा ऑब्जेलिक अम्ल होता है तथा पायरुविक अम्ल, ऑब्जेलिक अम्ल, ऑब्जेलिक अम्ल और पायरुविक अम्ल। या क्या कर रहा है, हमारे कैल्शियम के अवशोषण में क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न करने का कार्य कर रहा है। इसके साथ ही जब हम कोई चीज खाते हैं, जैसे कि सेब हो गए, उसकी ऊपरी परत होगी, बादाम, चना, जिसके भी ऊपरी परत हो उसमें वो भी क्या करता है, कैल्शियम के बाधा में अवशोषण उत्पन्न करता है। कोई भी चीज हम खाते हैं इसमें ऊपर हल्का सा परत जो आसानी से पच जाता है, जैसे कि सेब हो गया, बादाम हो गया, इन चीजों में जो ऊपरी परत होती है, तो उसको जब हम खाते हैं तो वह भी हमारे कैल्शियम में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है। कैल्शियम का हमारा अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है अवशोषण, छोटी आंत में। कहाँ हो रहा है अवशोषण हमारा, छोटी आंत में हो रहा है। और इससे एक बीमारी हमारी और होती है, मीनोपास, मीनोपास। पीरियड बंद होने के बाद कहते हैं। मीनोपास जिसका अर्थ होता हमारा था पीरियड बंद होने के बाद, मतलब या हो जाने पर कैल्शियम की मात्रा 1200, लेनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल जितना हम लोग ने पढ़ा इसमें कैल्शियम के बारे में इतना बहुत है। इसमें हमने ये देखा था कि इसे कौन कौन सी बीमारी हो रही थी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पूछता है हमारे कि शरीर के रक्त का थक्का जमने में कौन सा हमारा खनिज लवण आवश्यक होता है। प्लस खनिज लवण, जितना भी हम लोगों ने खनिज लवण के बारे में आज पढ़ा, ये पूरा हमारा पेपर के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पोटेशियम एंड जो और बाकी जो हमारे खनिज लवण बचे हैं उनके बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे।